नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th शुरू कर रहे हैं और हम ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। आज हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले हम 9 तक पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, साथ में उनका सॉल्यूशन देखे थे। तो आज हमारा पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांवों और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताइए। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानव क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। ये देखो चित्र 1.1, प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध। भौतिक पर्यावरण, प्रकृति, मानव मतलब किस किस से कांटेक्ट रहता है, प्रौद्योगिकी, संस्थाएं, इन सब से सम्मिलित रूप से हमारा संसाधन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम इनका वर्गीकरण करते हैं। फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर नवीनीकरणीय योग्य और अनवीनीकरण योग्य, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। ये देखो इनको डिवाइडेशन कर रखा है यहाँ पे। संसाधन प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक में नवीनीकरण योग्य अनवीनीकरण, फिर इनको भी डिवाइड कर रखा है। नवीनीकरण में सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन, जल, और इसमें सतत के अलावा जैव में प्राकृतिक वनस्पति, वन, वन्यजीव। अनवीनीकरण योग्य में भी दो प्रकार हैं, पुनःचक्रीय जैसे धातु, अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन। फिर मानवीय आ जाते हैं संरचनाएं एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता। संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। कुछ व्यक्तियों की लालचवश संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय पतन, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों को समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषण विकास का ही एक हिस्सा है। सतत पोषण विकास। सतत पोषण आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता की अवहेलना न करे। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या को हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय
वन सिद्धांत फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषण विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। अब देखते हैं एजेंडा 21 क्या है। यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन UNCD के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषण विकास हासिल करना है। एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। संसाधन नियोजन। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे ही प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरणार्थ झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। भारत में संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना है। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक, मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तन के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधन कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। उपनिवेशन का इतिहास हमें यह बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। संसाधनों का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा। उदाहरणार्थ गांधी जी ने संसाधन संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर
थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में सुमेर सर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन के बाद फिर से पुनरावृत्ति की है। 1987 में ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया है। इस रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की है और संसाधन संरक्षण की वकालत की। इस रिपोर्ट बाद हमारा साझा भविष्य और कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित प्रति सम्मेलन द्वारा किया गया। भू संसाधन भूमि, हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र पर मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक हैं। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत हैं। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। ये देखो चित्र 1.3 मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र। देखो हमने देखा था अभी जो ये पार्ट दे रखा है, ये है मैदान, कितने हैं 43%, ठीक है। और जो रेड कलर है ये है 30%, ये क्या है पर्वत, ठीक है। और ये जो येलो कलर दे रखा है ये है पठार 27%। भू उपयोग किस किस संदर्भ में उपयोग है। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाता है, जैसे वन, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, इसमें आता है बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। फिर दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि। फिर है प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि जिसमें स्थायी चरवाहे तथा अन्य गोचर भूमि। फिर विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। फिर आता है कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। फिर नेक्स्ट आता है प्रतिभूमि जिसे है वर्तमान प्रति जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई हो। नेक्स्ट आता है वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रति जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो। उससे नेक्स्ट आता है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है वह शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। सामान्य भू उपयोग समय 1960-61। ये देखो चित्र 1.4 देखो, ये प्रतिवेदन क्षेत्र 100% के अंतर्गत बताया गया है। जैसे वन है, फिर बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि है, फिर गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत क्षेत्र, स्थायी चरवाहे तथा अन्य गोचर भूमि, फिर विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। सबसे ज़्यादा है गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत क्षेत्र 45.26%, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वन है 18.11%। फिर उसके बाद आता है बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, ये है 12.01%, ठीक है। फिर उससे कम होते हैं, सबसे कम है विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, वो है 1.50%, ठीक है।
इसमें दे रखा है सबसे ज़्यादा शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन प्रति सबसे कम है 1% है, सबसे कम 1% है प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन प्रति, ठीक है। अब पढ़ते हैं भारत में उपयोग प्रारूप, किस रूप में इसका उपयोग किया जाता है। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति, परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% के भाग के ही उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांत और असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूची क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ और इन पर फसल उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है, अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको एक या 2 बार बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूची क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं और तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं पर 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल अपवर्तित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वन उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, मृदा बर्तन उद्योग में चूने, खड़िया मृदा और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वन रोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला
शेल्टर बेल्ट पशुचारण नियंत्रण, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब पढ़ते हैं मृदा संसाधन। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवन तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावल जनक सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की प्रक्रिया, पवन, हिम, नदी और अपघटक क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों में से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। ये देखो मृदा परिच्छेदिका सबसे ऊपर होती है ऊपरी संस्तर की मृदा, फिर आती है मृदा अक्षयित चट्टानें, बालू, गाद, सिल्ट व मृत्तिका, फिर आती है अधस्तरीय अक्षयित आधारित चट्टानें, फिर लास्ट में आते हैं अक्षय रहित आधारित चट्टानें। ठीक है, ये इसका रूप है मृदा का। मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियाँ, जलवायु, वनस्पतियाँ पाई जाती है। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है। पहली है मृदा। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़, ये देखो जलोढ़ ऐसी होती है। उत्तरी मैदान में मृदा क्या छोड़ा है आपने, हाँ जलोढ़ मृदा से बना है। ये मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदा राजस्थान, गुजरात तक फैली है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टे पर भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल, बंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चौ क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की हैं, पुराना जलोढ़ बांगर और नया जलोढ़ खादर। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथि की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। अब पढ़ते हैं काली मृदा। इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगल मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार, बैसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है और लावा जनक सेलों से बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है और अब दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी तक फैली है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है।
गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल होता है। इसलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। ये देखो, ऐसी होती काली मृदा, दरारें पड़ जाती हैं। ये देखो कहाँ इंडिया में कहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है। ठीक है, अगर ये देखो जहाँ ग्रीन है वो है पर्वत और वन्य, ये ग्रीन है, ये है पर्वत और वन्य मृदा। और जो ये दे रखा है ये कलर, ये है जलोढ़ मृदा, मैदानी। ठीक है, मैदान है। और ये जो रेड है ये है लाल और पीली मृदा। ठीक है, तो तटीय क्षेत्रों में ये देखो। और जो ये ब्राउन है, ये ब्राउन, ये है काली मृदा। ठीक है, जो हल्का पिंक है ये गुजरात और ये इधर राजस्थान के पूर्वी हिस्से में ये है लेटराइट मृदा, ये इधर भी तटीय क्षेत्रों में। और ये येलो है, ये शुष्क मृदा, ये देखो मरुस्थलीय एरिया, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, अब पढ़ते हैं लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रेवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदानी दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पथ पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रेवेदार आग्नेय रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन का परिणाम है। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। इसमें pH है इसका 6.0। सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिम घाट क्षेत्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार इनमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। अब है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके ये देखो मरुस्थलीय मृदा, इसके कारण मृदा में जल अंतःक्षेपण अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिम राजस्थान में हो रहा है। वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है और ये अधिक सिलिक एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्र, विशेषकर नदी सोपानों, जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती है। मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा के कटाव और इसके अभाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है, दोनों में संतुलन होता है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार
यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा प्रदान करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खात भूमि बेडलैंड कहते हैं। ये देखो मृदा प्रदान, पानी गिर रहा है और ये मिट्टी कट रही है। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड़ रेविन भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादरा प्रदान सीट रियोसन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपर्दन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे डाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा कटाव करता है। डाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से डाल के साथ जल बहाव की गति घटती। ये देखो अवनालिका प्रदत्त गति है। ऐसे समोच्च जुताई कंटोर प्लॉगिंग कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि प्रदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान तथा अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर वृक्ष शेल्टर बेल्ट मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। इन वृक्ष पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलो दोस्तों, चैप्टर कंप्लीट हुआ है। इसके एमसीक्यू देख लेते हैं, ठीक है। बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या था? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। इसका था अधिक सिंचाई। सेकंड है, निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की मैदान, उत्तराखंड। तो इसका होगा उत्तराखंड। थर्ड है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, जान। तो इसका होगा महाराष्ट्र। तो चलो दोस्तों, हमने इसके छोटे क्वेश्चन देखे, ठीक है, और इसको आप करने की कोशिश करना। हमने चैप्टर में पढ़ा वो सारा, इसमें इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करोगे, क्योंकि मैं अब सोल्व कराऊंगी तो लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।